75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो सेलिब्रेशंस है, ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति कमिटमेंट को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी but it is the mother of democracy that we have to understand. यह लोकतंत्र की जननी है और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य, संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे। यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, देश था और ये हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था। और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी कंप्राइजेस ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वालिटी, inclusivity in society and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहां डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेट, ये हमारे एथोस में, हमारी कल्चर में, हमारे संस्कृति में विराजमान रहा है और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा। भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख, वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इमेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके हम का निर्माण कर रहे हैं। हमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग आजादी के बहुत बहुत पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया। भी इस बात का प्रमाण है कि हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके हम सबने संविधान का फॉर्मेशन किया। मैं यहाँ ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, आजकल हमें संस्कृति की बातचीत करते हैं तकलीफ भी होती है कई लोगों को। की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी की गुफाओं का उसमें छाप
उसमें हम सबको कमल है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है, कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस कमिटमेंट के साथ खड़े होते हैं। अगर मैं पिछले 75 साल की जर्नी, यात्रा की चर्चा करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री जी ने डिबेट को प्रारंभ करते हुए कहा और उन्होंने उद्धृत किया, बाबा साहब अंबेडकर जी को उद्धृत किया और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में उसको कहा और उससे पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे और कितनी दूरदृष्टि उनकी थी, हाउ फार साइटेड ही वॉज। And what he said was, I repeat, Madam Sitaraman ji has elaborated it, but however good the constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad the constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. मैं इसको इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मेरे वक्तव्य में ये गुड बार बार आने वाला है। That we have to understand. संविधान को बहुत गहराई से हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करना यह भी बैड लॉट ने शुरू से ही ठान ली थी। और वह जब बैड लॉट ने ठानी, मैं जर्नी की बात कर रहा हूं, यात्रा की बात कर रहा हूं, मेरा मानना है there are objective decisions, we get right answers, we get good results, but when there are subjective decisions, we get bad lot, we get bad answers, we get wrong answers. और इस बात को हमको समझ, आप देखिए देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, After years I heard from the Mukharbind of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabhbhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left, and that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. माननीय नड्डा, माननीय सदस्यगण, on behalf of this August House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guest. The delegation arrived in Delhi. Honorable members, the delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16 December 2024. They are now seated in the special box besides
Delhi, they will also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Though through them we convey our greetings to the members of the Parliament of Armenia, the government and the friendly people of Armenia. Honorable Nataji, please. तो मैं कह एक जम्मू कश्मीर की रियासत जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करो, अंबेडकर जी से बात करो। बाबा साहब अंबेडकर जी को जब उन्होंने अप्रोच किया तो आर्टिकल 370 जो बाद में आया, वह उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा वो मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन द एरिया, शी शुड सप्लाई यू फूड ग्रेन्स, Kashmir should get equal status as India. Government of India should have only limited powers, should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be treacherous thing against the interest of India, and I as a law minister of India do it. बड़े स्पष्ट शब्दों में करने शेख अब्दुल्ला के, लेकिन संविधान पर आघात तो शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और आर्टिकल 370 के ही विरोध में मुझे ये गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने बलिदान, श्रीनगर की जेल में संधि उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द गुड लॉट एंड द बैड लॉट, श्यामा प्रसाद जी ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी को और यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई, वह रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नहीं सिर्फ आया, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड लॉट एंड बैड लॉट, कैसे चीजें चेंज करती हैं। आर्टिकल 370 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से 1954 में 35A लाया गया और 35 को प्रेसिडेंशियल असेंट जो दिया गया, दैट वाज डन विदाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल बहुत चर्चा होती है डेमोक्रेसी की, आजकल बहुत चर्चा होती है प्रजातंत्र की। आप 370 में 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक नहीं करते हैं। बाईपासिंग द यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स 35A लागू हो गया और वह 35A डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, हु विल बी दिस सिटीजन, और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी।
और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में 2 विधान हो गए थे, 2 प्रधान हो गए थे, 2 निशान हो गए थे। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला, दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो POK से आए हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए, वह शरणार्थी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आप देखिए, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ आर्टिकल 370। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, और मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान ने क्या क्या जर्नी देखी है वो हमको समझना चाहिए। 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu Kashmir, which includes Prevention of the Atrocities Act, Human Rights Act. Atrocities of Human Rights वो भी included नहीं था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पॉक्सो was not implemented in Jammu Kashmir. Prevention of children from sexual abuse. आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि women property right was not implemented, जिसके सबसे बड़े वोकल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। That was not applicable in Jammu. और आपको जानकर के यह भी आश्चर्य होगा कि अगर कश्मीरी बहन किसी नॉन कश्मीरी से शादी हो जाए तो वो भी प्रॉपर्टी राइट से वंचित हो जाती थी। यह स्थिति आकर के खड़ी। और राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। That was also not applicable on Jammu and Kashmir. गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन नॉट एप्लीकेबल। रिजर्वेशन टू ST, आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं, SC कहां चुप रहे सब? कहां क्यों नहीं बोल पाए ST के रिजर्वेशन के बारे में? क्यों नहीं बोल पाए गुजर बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में? मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए हमारे यहां इस देश में 3 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां आकर के प्रधानमंत्री बने। I.K. गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर प्रधानमंत्री बने। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आप आश्चर्य करें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था। वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था। ये आर्टिकल 370 जिसके बारे में अभी भी लोग बोलते हैं 370 को वापस लाना चाहिए, वो आर्टिकल 370 क्या देता था? यानी वो पंचायत का चुनाव न लड़ सके, विधानसभा का सदस्य न बन सके, विधानसभा में वोट न दे सके। They were not allowed to give votes. ये स्थिति आकर के खड़ी थी और ये आर्टिकल 370 के तहत हम लोगों को देखने को मिला। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको कहा गया कि आप यहां पर हम जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे उपसभापति जी कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी का अधिकार था, बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वो एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि कानून को की धज्जियां इस आजाद भारत में, अगर हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स की चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है। He will not get admission in engineering college. He will not get admission in in medical, and he will not get any reservation for any services in Jammu Kashmir.
यह स्थिति ला करके खड़ी की। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट, एंड एट द गुड लॉट on 5th of August 2019 abrogated Article 370, निरस्त कर दिया। मुझे याद है वो पुराने हॉल में सब लोग आके यहां बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत सिर से बधाई देता हूं कि उनके सूझबूझ के कारण आज जब भारत का अभिन्न अंग बन गया, पार्ट एंड पार्सल बन गया, यह हमको ध्यान रखना। अभी कल हमारे आदरणीय खड़गे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें। आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था, और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को और उसमें लगभग से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंदी हुए 22 महीने के लिए, 1 लाख से ज्यादा। और मुझे यह गौरव के साथ कहना होता कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के लोग, उसमें कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे जो जिनको बंदी बनाया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आप को आत्मसात करते हुए, और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा और डीआईआर में बंद किया गया। अब देखिए, ये जर्नी में बातें आती हैं तो ध्यान में रहती है। मनोज जी बैठे हैं, हमारी मीसा भारती जी पहले सदस्य रही हैं यहाँ की, आजकल लोकसभा की सदस्य हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा उनका नाम मीसा। मैं छात्र था, आई वॉज इंटरमीडिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पटना। आई वॉज ट्वाइस अरेस्टेड फ्रॉम द क्लास। हम पढ़ने गए थे, हमको क्लास से अरेस्ट किया गया, हमने वो भी दिन देखे। लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? लालू जी जब मीसा बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। आज ठीक है, साथ साथ है, समय का फेर है, ये भी ग्लोरियस जर्नी का पार्ट है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं
इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि गला घोटा जा रहा है। कल गोदी मीडिया कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। अरे आपको मालूम नहीं है मीडिया का तपस्या? आप जरा 1900 एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के आप एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए, ब्लैंक है, ब्लैंक। डट के खड़े रहे। आज हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व करता। आप मॉडर्न, इनका तपस्या का डेफिनेशन दूसरा है। आप देखिए कैसे लोग थे जिन्होंने, बहादुर शाह घेरा छा गया था, सेंसरशिप लग गई थी। कुछ लिखने के पहले सेंसरशिप से उसकी क्लियरेंस चाहिए थी। मीठी मीठी लिखो, खट्टी खट्टी बंद करो। और आज आप गोदी मीडिया की बात करते हो। हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया तो मीडिया खड़ा रहा, डट करके खड़ा रहा और उसने इमरजेंसी को विरोध। और आप देखिए आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आपने 39th, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आप लेकर के आ गए। और क्या कहा आपने? उपसभापति जी, उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री जी, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप बताइए ये ब्लैक लॉ था कि नहीं था? आप बताइए ये बैड लॉ था कि नहीं था? क्या आप जुडिशियल स्क्रूटनी से अपने आप को निकाल रहे थे? और उसमें भी देखिए फिर आपने क्या कहा, अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से लागू होगा। यानी अपने करतूतों को छुपा, करतूतों से बचने का तरीका ढूंढने का काम किया। और उसके बाद आप देखिए, आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते। आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर के आ गए। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या था? उसके इतनी फार रीचिंग इफेक्ट थे, इतने फार रीचिंग इफेक्ट थे कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ऑलमोस्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन and it made the constitution unrecognizable। आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को चेंज करने का प्रयास किया है, कुछ से प्रयास। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का प्रयास किया है। और अमेंडमेंट क्या लाए? दैट प्रिवेंटेड जुडिशियरी from any constitutional amendment from being called in question in any court on any ground। हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे, हमारे संविधान के निर्माता पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया। और यहां जुडिशियल रिव्यू में जुडिशियरी को कर्टेल करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वह कोर्ट के किसी भी ग्राउंड पर, वह कोर्ट में से की स्क्रूटनी से बाहर रहेगा। और इतना ही नहीं, इट रिस्ट्रिक्टेड द कोर्ट्स टू इशू ऑर्डर्स एंड इंजंक्शंस। ये सारे का सारा उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। और देखिए आपने प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी, प्रीएम्बल के साथ भी। उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, हाँ जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने अगर संविधान पढ़ा होता और संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा, देयर वाज नो नीड टू इंक्लूड द टर्म सेक्युलर as the entire constitution embodied the state, which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights and status of all citizens.
अब आप बताइए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेक्युलर शब्द की जरूरत नहीं है, चर्चा हुई थी संविधान सभा में, इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन आपने सोचा कि अब हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, हम अपीजमेंट एक के साथ दो साधे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज को प्लीज करें। अरे जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप जोड़ रहे हो। ये संविधान के निर्माता ने लिखा। उसी तरीके से इसके बारे में क्या लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने? ऑन द इंक्लूजन ऑफ द टर्म सोशलिस्ट ही सेड इट इज अगेंस्ट द वेरी ग्रेन ऑफ डेमोक्रेसी to decide the constitution that what kind of society the people of India should live in। ये हमारे डेमोक्रेसी के मूल चरित्र को चैलेंज करता है कि भारत के लोग किस तरीके के सोसाइटी में लिव करना चाहे, रहना चाहे, ये वो तय करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे और ये संविधान नहीं तय करेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। लेकिन आपने अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए अपने सेकुलर शब्द माइनॉरिटीज को अपीजमेंट करने के लिए और सोशलिस्ट शब्द अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, लिटिल लेफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, इसको बताने के लिए आपने सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप यहीं पर नहीं रुके, आपने जुडिशरी, कल मैडम निर्मला सीतारमण जी ने सीएम स्टीफन का वक्तव्य पढ़ा है यहाँ पर। इस वक्तव्य में किस तरीके से जुडिशरी को एक तरीके से प्रताड़ना करने का शब्दों का उपयोग किया गया है, आर्म्स ट्विस्टिंग की गई है, धमकी दी गई है। आज की बात करिए ना, और धमकी दे करके, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। आप भी कोई हमारे बीजेपी के नेता का उद्धृत कर दे वर्णन जिसमें हम लोगों ने कभी जुडिशरी पर कुछ कहा। ट्विस्टिंग की गई। और देखिए आपने जो हिज होलीनेस केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो जजमेंट था, 13 जजमेंट में से 7-6 पर जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, द रूल ऑफ लॉ, द सेपरेशन ऑफ पावर्स and the independence of judiciary and the fundamental rights, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उन्होंने संविधान की रक्षा तो कर ली, जिन जजेस ने फैसला दिया उन्होंने संविधान की रक्षा कर ली, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, safeguard against the arbitrary amendments, particularly relevant during emergency, ऐसी बातों को ध्यान में जब रखा गया तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस JM शेलार, जस्टिस और जस्टिस AN ग्रोवर, who had upheld the basic structure, उनको सुपरसीड करके AM रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। सर वही भाषण इतिहास को पुख्ता करना ये हमारी जिम्मेवारी है सभापति जी। आपने माना, बहुत बड़ी बात है, आपने स्टेडियम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में, जिसमें यह फैसला किया गया कि HR खन्ना ने डाइसेंटिंग नोट दिया और उन्होंने कहा कि लाइफ, राइट टू लाइफ और प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट्स माना जाता है और यह इमरजेंसी में कर्टेल नहीं होगा। तो आपने जस्टिस HR खन्ना को भी चलता कर दिया और वो जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसको भी सुपरसीड कर लिया। आपने जुडिशरी को किस तरीके से आपने करके रखा, वह भी हमको ध्यान में रखा है।
मैं यहां ये भी आप जुडिशरी को आपने कर्टेल तो किया ही, लेकिन नाउ आई विल टॉक अबाउट द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें हमने इमरजेंसी के कारण को रीडिफाइन किया और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन को कॉज माना इमरजेंसी का। उसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ साथ पार्लियामेंट का भी असेंट चाहिए और वो भी 1 महीने के अंदर चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैड लॉट एंड द गुड लॉट। Sir, but bad lot voted with the good lot. Bad lot voted with the good lot. मैं यहाँ के आर्टिकल 352 जिसके बारे में कल सुधांशु भाई ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, अन्य वक्ताओं ने भी चर्चा की, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो लाना ही पड़ेगा कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिफिशियल लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। Article 356. I'm sorry. I stand corrected. Article 356. Now, Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. आप बताइए, संविधान की ग्लोरियस जर्नी में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं बारंबार गिराया और देश को हर तरीके से काम किया। मैं यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात भी करना चाहता हूं। जब मैं माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करना चाहता हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस समय चर्चा में राजीव गांधी जी के बारे में कहा था, ये 21वीं शताब्दी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, प्रोग्रेसिव। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में फैसला दिया। एक इंदौर की महिला को कंपेंसेशन के रूप में उसको तलाक के बाद उसको जीवन यापन के लिए उसका फैसला हुआ। आपने उस समय के मुस्लिम क्लर्जी के और उनके दबाव में आकर के आपने शाहबानो केस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए किया है और पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लेकर के आए जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपीजमेंट को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया गया। और मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। आप में करेज नहीं था, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट को नरिश कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया और हमारी मुस्लिम बहनों को मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और यह भी ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा में लिखा जाएगा कि किस तरीके से। और ट्रिपल तलाक आपके माइनॉरिटिज्म और आपकी अपीजमेंट कहां तक पहुंची है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा हाउस को बताना चाहता हूं। सभापति जी, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन अफगानिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन सीरिया, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन इंडोनेशिया। These are all Muslim declared, constitutionally Muslim declared states, Islamic states. यहां ट्रिपल तलाक नहीं है।
लेकिन हमारा सेकुलर का वर्जन देखो कि हम यहां पर माइनॉरिटी अपीजमेंट को ध्यान में रख करके आए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि नहीं, लेकिन अगेन द गुड लॉर्ड गेट्स द क्रेडिट दैट इट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विच finished the triple talaq and brought sisters into the mainstream. अभी मैं कुछ बाउंड्रीज के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा संविधान के दृष्टि से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सीडिंग ऑफ टेरिटरीज का सवाल आता है, द कांग्रेस पार्टी हैज नीदर बीन प्रोटेक्टिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, efforts to reduce the India's influence in our neighborhood. I start with Kashmir. In 1949, our valiant military had achieved success on the battlefield. A ceasefire was accepted by Pandit Nehru. That is why even today we have Pakistan occupied Kashmir. ये आपका योगदान है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, एंड द हाउस मस्ट बी अवेयर ऑल्सो, दैट द हाउस इज ऑल्सो अवेयर दैट चाइना हैड ऑक्यूपाइड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड रिसीव्ड थ्रू illegal transfer of another 5,180 square kilometers from Pakistan. China could do this because Jawaharlal Nehru neglected defense preparations, including the broader border infrastructure, and was diplomatically naive. We all know that this occupation has been consistently undermined by Congress to protect the leader's image. हमेशा अंडरप्ले करने की कोशिश हुई है। अगर बात करूं, where Myanmar was concerned, the circumstances regarding to the transfer of our control on Coco Islands in 1950s remains unclear even today. अभी तक unclear है। We also have seen a record of unconcern about the developments that impinge on our national security. Between 2008 and 10, we stood by silently as China built it. The Hambantota port in Sri Lanka. Appreciate the significance of this development for India's interests. In Maldives, an anti-Indian movement in 2012 led to the exit of Indian investment in key sectors. This too was always not countered by the Congress. अब मैं अगर कच्ची थीवू आइलैंड्स की बात करूं, आइलैंड्स के बारे में आपने संविधान को फिर बाईपास कर दिया। यू हैव बाईपास्ड। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है दैट थीवू के बारे में बताऊं कि कच्ची थीवू इज एन आइलैंड विच वाज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ तमिलनाडु बिफोर इट सीडेड टू श्रीलंका इन 1974। मिसेस गांधी ने 1974 में कच्ची थीवू को यूनिलैटरली दे दिया। And the transfer was executed without amending the Constitution of India. Without amending the Constitution of India, raising significant constitutional and legal questions. अब देखिए Article 1. Yes. Now violation of Article 1 of the Constitution. Article 1 of the Constitution क्या कहता है? Transferring of any part of Indian territory to another country requires a constitutional amendment under Article 368 as it results in altering the territory of India. However, no such amendment was made for the transfer of Kachchi Thivu. ये स्थिति ला करके खड़ी की गई। मैं अगर बाउंड्रीज की बात करूं तो एक चर्चा और करना चाहूंगा। इंडिया बांग्लादेश तिरुचि जी आप
He is not yielding. Are you yielding, sir? चलिए Okay. Tiruchi Shiva. Sir, was considered to Sri Lanka. The DMK was in power in Tamil Nadu and allegations have all been raised. But the DMK passed a resolution in the assembly that Kachiti ceded to Sri Lanka, and our members also here have opposed that when who were in parliament, sir. Not be charged at any point of time that we were only silent spectators. Honorable Leader of the House. I take the words of Tiruchi Shivaji, but now it's a time to rethink association with Indian National Congress also. I'm talking about land boundaries agreement with Bangladesh. India and Bangladesh land boundary agreement was signed on 16th May 1974 between to resolve the long-standing border issues. अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि that needed the ratification. From 1974 till 2015 there was no ratification. कोई ratification नहीं हुआ. और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कमिटमेंट, दो बातों का कमिटमेंट, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और दूसरा समर्पण, कमिटमेंट for the constitution, that it was 15 that the government finalized the agreement and the international agreement of territorial changes was agreed upon and ratified by the parliament. जब मैं respect for federalism कहता हूं तो मोदी जी के नेतृत्व में had consultations with Assam, with Meghalaya, with West Bengal, एंड सबकी कंसेंट लेने के बाद ऑर्डर का एग्रीमेंट हुआ एंड अप्रोक्सीमेटली 111 इंडियन एनक्लेव्स इन बांग्लादेश and 51 Bangladeshi enclaves in India, they were resettled and 50,000 population was brought under the agreement और उनको इससे सहायता मिली. तो आप देखिए, bad lot 1974, good lot 2015 when the agreement is done and ratified. अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बात भी तो सच्ची है ना कि आप तो असम को एक तरीके से आप दे चुके थे. जवाहरलाल हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम गया था. आज आप डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन आप और अगर उस समय बोरदोलोई साहब नहीं होते और अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो शायद यह भी हम सबको देखना संभव नहीं होता. और मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा, वो चर्चा मैं रिजर्वेशन की करना चाहूंगा. और रिजर्वेशन की 2-3 बातों की चर्चा की. एक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड्स, एक रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज. ये दो तो हैं ही रिजर्वेशन. अब मैं आपका बाबा साहब अंबेडकर के साथ कैसा संबंध था ये हम सब लोग जानते हैं, दुनिया जहान को मालूम है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा. आपने एक बार नहीं बारंबार उनको चुनाव में किस तरीके से वो वेस्ट बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए वो भी आप हम सबके ध्यान में है. आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और कैसे गांधी जी ने हस्तक्षेप किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चेयरमैन. लेकिन सभापति जी अब बैकवर्ड की by using the word backward में He is not yielding. Jairam ji, leader of the house, is not yielding. ठीक है, I'll do that. But using the word
using the word backward. Nothing will go on record. Who are you? Who are The Constituent Assembly ने बैकवर्ड के बारे में कहा कि रिजर्वेशंस जनरली टू द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, और अंबेडकर मेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए और डिसएडवांटेज ध्यान में रखना चाहिए. देयर शुड बी ए बैलेंस और रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए. अब नेहरू जी के व्यूज क्या थे मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा. नेहरू जी के व्यूज क्या थे जो उन्होंने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर्स को 27 जून 1961. पंडित नेहरू ने लिखा, आई हैव रेफर्ड अबव द एंड टू गेटिंग आउट ऑफ आवर ट्रेडिशनल रट्स. रिजर्वेशन को ट्रेडिशनल रट्स necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to the caste, this group or that group. The recent meeting we held, which the chief ministers were present, to consider national integration, laid down that help should be given to economic considerations and not to the caste. It is true that we have tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Backwards were called as second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything. The moment we encourage second-rate, we are lost. आप देखिए, see the mentality. आप इसमें से मानसिकता को आप देखिए, भाषा मानसिकता के बारे में बता रही है. और ये ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहिए कि संविधान में के सभा में जो लोग थे और जिन लोगों ने बाद में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देश को चलाया, उनके मन में रिजर्वेशन के प्रति क्या भावना थी, वह इससे प्रतिलक्षित होता है. But if we go for reservation on caste basis, we swamp the bright and the able people and remain second rate and third rate. I am grieved to learn of how far the business of reservation has gone based on caste considerations. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो नारा ही लगा दिया, न जात पर न. फिर हमारे राजीव गांधी जी रिजर्वेशन पर, मैं पूरा पढ़ रहा हूं. वो तो आप बोलेंगे ना, मैं तो जात पर बात पर ही बोलूंगा. मैं आपका प्रोपोगेटर तो नहीं हूं. राजीव गांधी ने कहा द सेकंड पॉइंट, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा द सेकंड पॉइंट विच वी मस्ट बी ए पार्ट and goal is casteless society. The constitution very clearly differentiates between scheduled castes and backward. Why did our constitution make us make this distinction? Something in their mind. Why have we lost the distinction today? I agree with you. The reality is that caste count in this country. I don't disagree with that. But what is our goal? Is our goal casteless society? If our goal is casteless society, surely every step that we take, we might have made mistakes in the past, and I am including myself in that. That if you believe in casteless society, every major step you may take must be such that you move towards a casteless society, and you must avoid taking any step which takes you towards a caste-ridden society. आजकल उनके सुपुत्र बहुत संविधान की किताब को लेकर के और आरक्षण और जाति जाति जाति, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? परिवर्तन हुआ या वोट परिवर्तन के कारण हृदय परिवर्तन हुआ? ये इसका उत्तर चाहिए. अब उसके आगे क्या है वो सुन. No promotion of idiots in the name of reservation.
and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. Will harm the entire country. ये हो गया आपका मत. जिन्होंने 55 साल राज किया उनका मत आपके सामने रखा. अब देखिए, आप काका कालेलकर रिपोर्ट आप लेकर के आए. आपने 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट रख दी और 1955 से लेकर तक आप बैठे रहे. आपने रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं. आज आपको आतुरता हो रही है रिजर्वेशन की और आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं. 22 साल आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया. फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया. मंडल कमीशन कौन लेकर के आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई. मंडल कमीशन आप 1979 कमीशन 1 जनवरी मंडल कमीशन 1979. 6 सितंबर और 6 सितंबर को जी ने मंडल कमीशन को तथ्यात्मक त्रुटियां का हवाला देते हुए, रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग को क्रियान्वयन करने का विरोध किया. राजीव गांधी कॉल्ड मंडल कमीशन. आजकल आप मनोज जी जरा ध्यान रखिए, राजीव गांधी कॉल्ड मंडल वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी. आपने पिछड़ा वर्ग के साथ कितना अन्याय किया. चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री, किसान पुत्र, बैकवर्ड प्रधानमंत्री, उनकी सरकार को गिराने का काम आपने किया. आपने, ये देवेगौड़ा जी हमारे आदरणीय बैठे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बैकवर्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. स्पीकर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं. आपने इनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया. ये बैकवर्ड के चैंपियन बनने की कोशिश न करें. और अब अंबेडकर जी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा, वो ऑथेंटिकेट कर रहा हूं. 27 अक्टूबर 1951 को रामदासपुर पंजाब में कहा, जस्ट टू सी द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू, he has delivered 2000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste even once. You can judge what sympathy the Congress party can have for our people when its leader Nehru is so adamant. उसी तरीके से रिजर्वेशन पर मैं बोलना चाहता हूं. सरदार पटेल जी ने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात कही, वो भी मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं. उन्होंने कहा, I thought that our friends of the Muslim League see the reasonableness of our attitude and to accommodate themselves to the changed conditions after the separation of the country. But now I find them methods which were adopted when the separate electorates were first introduced in this country, and in spite of ample sweetness in the language used, there is full dose of poison in the method adopted. सरदार पटेल ने बताया कि पहले जो आपकी नीयत थी वो फिर से प्रतिलक्षित और यह कंट्री के लिए हानिकारक है. और बाबा साहब अंबेडकर ने रिलीजियस रिजर्वेशन पर साफ कहा कि अंबेडकर ने कहा धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. लेकिन अब आप जाइए, अब गुड लॉट और बैड लॉट, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए. अब क्या चोरी कर रहे हैं? आपने आंध्र प्रदेश में, आपने तेलंगाना में, आपने बैकवर्ड कास्ट में आपने
4% का रिजर्वेशन देने का प्रयास किया, और जब स्ट्रक डाउन कर दिया तो आपकी सरकार ये सर्कुलर लेकर के आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डीओपीटी की कि 27% में 4.5% हमारे माइनॉरिटीज को, मुस्लिम माइनॉरिटीज को जोड़ो। इस बात को, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया, लेकिन आप नहीं बाजा। आपने जो आज संविधान के निर्माताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप में डिस्कशन करके, मंथन करके, चिंतन करके यह तय कर दिया कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं होगा। इट इज रिटन, और मैं चाहूंगा कि इस पर बहस हो। देश को जानना चाहिए किस तरीके से संविधान के मूल बात तोड़कर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। Not really. Nothing can go record. Nothing will go on record. सभापति जी, ये मैं इसको टेबल पर रख देता हूं, ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम subject reservation to other backward classes in civil posts and services government of India sub quota for minority committees। ये आपका सर्कुलर है। Date, और ये सर्कुलर date 22 दिसंबर 2011 और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ये पिछले, और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। Subject to correction, sir. What Jairam Ramesh is saying now is wrong. What the Gujarat Chief Minister gave was on the basis of economic backwardness. Economic backward. Here it is mentioned religious minority. They are two different categories. He is conflicting the two and misleading the House. Jairam, one second. No, Jairam, one second. I give the floor to Jairam. Come on, what do you say? Only one. धर्म के आधार पर हमने आरक्षण की बात कभी नहीं की है। हमने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कभी नहीं की है। जहां आरक्षण दिया गया है, जैसे कर्नाटक में, वो ओबीसी के आधार पर, सोशली एंड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, धर्म के आधार पर नहीं। धर्म निर्मला सीतारमण बोल रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी, yes. Sir, sorry sir, he may come up with any number of clarification, but he is misleading the House on this point. Even Dr. Lakshman, who has headed the backward commission, he should speak about it. This is misleading the House. Dr. Lakshman. I object to that. Dr. K. Lakshman. Sir, as per the Mandal Commission recommendations, there were some Muslim professionals. Apart from that, exclusively Muslims have been identified in Andhra Pradesh and Telangana. Exclusive reservations are given in this. They are purely religious minority reservations, which is against of Ambedkar ji. And not only that, it is the same Congress ST reservations from Aligarh Muslim University and also JMI. It is the same Congress and UPA government. They have removed SC/ST reservation from this government, sir. Leader of the House. I think now the Congress people have got a very befitting answer from my colleague who is also the chairman of the National Commission. मैं यहाँ ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको यात्रा बता दी 75 साल की, लेकिन इस यात्रा में कुछ जो अच्छे काम हुए हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और जब मैं अच्छी चर्चा की बात करता हूं तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बात करना चाहता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करना हमारा काम है। और मुझे ये
हाउस को बताते हुए खुशी होती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दृष्टि से, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जस्टिस विल बी गिवन टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑल्सो द इंस्टीट्यूशंस, जो इन सारी। अब अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं तो ऑफ कोर्स ये बात सच्चाई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को वह आर्टिकल 338 बी के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और वह कॉन्स्टिट्यूशन सबको मिला। उसी तरीके से 10% ऑफ रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और सोशल जस्टिस। उसी तरीके से वाल्मीकि को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन देने का काम किया, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अगर मैं पॉलिटिकल जस्टिस की बात करूं तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल जस्टिस देने का काम किया, तो वह भी मोदी जी की सरकार। एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस को राइट्स जो जम्मू कश्मीर में दिया गया, वह भी पॉलिटिकल जस्टिस आर्टिकल 370 के तहत दिया। उसी तरीके से विमेंस के रिजर्वेशन में हमारे सभी हाउस के लोगों ने उसमें साथ दिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो पॉलिटिकल विल प्रधानमंत्री जी ने दिखाया जिसमें सब लोगों ने साथ दिया और लंबे समय से लंबित नारी शक्ति वंदन विधेयक उसको पारित करके वुमेन का रिजर्वेशन देने का काम किया। एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, वह भी करके जस्टिस देने का प्रयास हुआ। अगर मैं इकोनॉमिक जस्टिस की बात करूं तो चाहे फिर वो मुद्रा योजना हो, जनधन अकाउंट्स हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो लखपति दीदी हो, फिर चाहे वो अभियान हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो। ये आयुष्मान भारत के बारे में एज हेल्थ मिनिस्टर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। 55 करोड़ लोग और उसमें 6 करोड़ वृद्ध जो जोड़ लिए गए, 55 + 6 यानी 61 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 लाख रुपए का प्रति फैमिली हर साल हेल्थ कवरेज देना। और इसी तरीके से आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, इन सब ने डिप्राइव्ड क्लासेस को जोड़ने का प्रयास किया है और उनको मुख्य धारा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ने का प्रयास। मैं समझता हूं कि इस ग्लोरियस जर्नी की यात्रा, जो जर्नी रही है, यह यात्रा रही है, इसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमें एक बात से सजग रहना है, दैट वी शुड बी केयरफुल एंड वी शुड बी ऑलवेज होपफुल फ्रॉम द गुड लॉट। एक बात और अंत में, सभापति जी, मेरे मन में जरा इच्छा हो रही है इसलिए कि ज्ञानवर्धन के लिए कि तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, तपस्या से शरीर में गर्मी नहीं आती है, चित्त शांत होता है, चित्त शांत होता है। और चित्त शांत होता है तो लक्ष्य साफ होता है, और लक्ष्य तब साफ होता है जब नीयत साफ होती है, और जब है तो नीति साफ होती है, और जब नीति साफ होती है तो देश आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत श्री एच.डी. देवगौड़ा जी। Thank you very much, sir. I heard thought speech of the leader of the house. Very closely watching, hearing the speech made by the leader about the reservation issues in the last 75 years.
he brought to the notice of the August House. I am not going to react on these issues. Sir, word, I appeal to the President and the leader of this House. Now the overall issues on reservation to be the House has to apply its mind what all happened in the past, whether we should give only on the basis of the power in this country who are suffering, even with all the reservations what we have given in the past, has not lifted the people who are still 2 square meals a day. On the basis of that, the House should, irrespective of political party consideration, the House should think over reservation should be continued on the same lines what has happened, or only who are suffering most poverty, the living condition is so bad in the villages. Only that much I can say. If the House thinks over and the leader thinks over, this can be thought over by the Honorable Prime Minister before taking any decision on the reservation. I don't want to make a long speech, just I would like to say a few words about the glorious 75 year of Constitution we are debating in this House from yesterday. Sir, yesterday I came, the last, when the House was about to rise. I was not keeping well. Your good self has given an opportunity today to speak about this glorious 75 years of the Constitution. Sir, I welcome this discussion to mark the 75 years of adopting the Constitution. The Constitution, under the leadership of the great Dr. Ambedkar, has withstood various pressures and politics of all time. The Constitution could withstand the various pressures and politics because of the democratic guarantees it was to offer. Its great vision was understood by the poor and oppressed of our nation. If they had not seen hope in Dr. Ambedkar's vision, if they had not understood that it is the only savior of the future, they would not have become Ishwar's guardians. It is important to remember that whatever the Constitution has been abused or threatened, the people have punished those who threatened it. The Constitution has meant everything to me. If, as a son of a poor farmer from a remote village and become the bottom of the caste order, I could become the Chief Minister and the Prime Minister. It is only because of the Constitution made it possible. Sir, when I become the Prime Minister, whatever
corner of our nation, I went, people told me that my rise to the top gave them great hope. If any ordinary person like me, from an ordinary background, can make progress, they too could make progress in this country. The people openly told me that my rise had given them hope in our democracy. Whatever the elite and illustrious Delhi said, whatever तो उस चिंतन और मनन का एसेंस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर उन्होंने डेलिब्रेट किया और यह संविधान हम सब इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डेलिब्रेट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया। हम 2 वर्ष पहले आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। भाग्यशाली है जिनको ये मौका मिला कि हम अपने आजादी के अमृत महोत्सव में सके और आज हम संविधान के एडॉप्शन पर अपने 75 वर्ष पूरे हो, इस मौके के भी हम चश्मदीद गवाह बन रहे हैं और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद हमें अपने रिपब्लिक को, गणतंत्र को 75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो सेलिब्रेशंस है, ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति कमिटमेंट को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है और इसीलिए इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी but it is the mother of democracy that we have to understand. यह लोकतंत्र की जननी है और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य, संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे। यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, देश था और यह हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी कंप्राइजेस ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वालिटी, inclusivity in society and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने
पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहां डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेट, ये हमारे एथोस में, हमारी कल्चर में, हमारे संस्कृति में विराजमान रहा है और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा। भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख, वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इमेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके हम का निर्माण कर रहे हैं। हमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग आजादी के बहुत बहुत पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया। इस बात का प्रमाण है कि हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके हम सबने संविधान का